Hello everyone, let's start paper 5, Planning, Analysis and Evaluation of October-November 2023, variance 51. Well, this paper has two questions and we need to answer both of them. And the duration of this paper is 1 hour 15 minutes, while total marks for this paper is 30. Let's see what we have in this paper. All right. The concentration of dissolved oxygen in a sample of water can be measured using the following method. Okay, so हमने सैंपल ऑफ वाटर लिया भाई. सैंपल ऑफ वाटर से रिलेटेड कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट वन कि जब भी आप सैंपल ऑफ वाटर लेंगे, हैज टू बी इन सील्ड कंटेनर. In fact, sealed plastic container. Why sealed plastic container? To prevent contamination and evaporation of water. Okay. Second thing, the concentration of dissolved oxygen in water depends on temperature. As well. Also, जिस कंटेनर के अंदर सैंपल लिया जाता है वाटर का, उसको हम फुल करते हैं, यानी फुल कंटेनर कर देते हैं. कंटेनर मस्ट फुली फिल्ड. क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो भी एयर अगर अवेलेबल है इस प्लास्टिक कंटेनर के अंदर, तो वो इस वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो, यानी जो एयर मौजूद है वो ना हो, एयर मौजूद ना हो बस. Okay, next is manganese 2 hydroxide, MnOH taken 2. By the way, manganese 2 hydroxide is an alkali, number 1. Number 2, it is serving as a reducing agent because manganese की oxidation state 2 plus है. Okay, is oxidized by the oxygen. Oxygen obviously आपको oxidizing agent होगा, which means this is going to be the redox reaction. So जितने lower oxidation state के metal ions होते हैं वो सब reducing agent होते हैं. Obviously ये reducing agent होगा और oxygen जो है वो oxidizing agent है, which is why oxygen इसको oxidize करता है, dissolved in a sample of water to form manganese 3 hydroxide, MnOH taken 3. So आप नोट करें, यहाँ पर ये 0 है जबकि यहाँ पर -1 हो गया है, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ. ये +2 है जबकि यहाँ पर +3 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ. दैट मींस इट इज अ redox reaction. Okay, the manganese 3 hydroxide is then react with iodide ions to produce aqueous iodine. अब जाहिर सी बात है, ये आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल आयन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. And obviously potassium iodide is basically the reducing agent. और HCl जो है वो सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है ताकि अगर कोई इम्प्योरिटीज हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाए. Again, it is a redox reaction, and as a result of redox reaction,
वी आर गेटिंग आयोडीन एज अ प्रोडक्ट, ओके। और ये मैग्नीज 3+ आयंस ये खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो गया एमएन 2+ आयंस में। द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। लुक एट दिस, ये 1 मोल ऑफ आयोडीन है और ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। 25 cm क्यूब द सोल्यूशन कंटेनिंग एक्वस आयोडीन, यानी इससे रिलेटेड बात करें कि ये 25 cm क्यूब सोल्यूशन लिया, is transferred into the conical flask and titrated against 1 time 10 to the power minus 3 mole per dm cube sodium thiosulfate। और आप जानते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है और आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और हम रिएक्शन कर रहे हैं टाइट्रेशन। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं टाइट्रेशन कर रहा हूं तो एग्जामिनर ने इसमें इंडिकेटर तो मेंशन ही नहीं किया। सो याद रखिएगा कि जब ये टाइट्रेशन होगी तो इसके लिए हम इंडिकेटर यूज करेंगे। An indicator is going to be starch, जो कि आयोडीन के साथ मिक्स होने पे डार्क ब्लू ब्लैक कलर देता है। gives dark blue black color, okay। Complete the table 1.1 and determine the mean titer to be used in calculating the concentration of dissolved oxygen। अच्छा जी, एक चीज और पता चल गई है मुझे यहाँ से, और वो ये है कि ये जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है ये एक्चुअली ब्यूरेट के अंदर है। तो मैंने ब्यूरेट को फिल किया हुआ है सोडियम थायोसल्फेट से, जबकि आयोडीन का जो सोल्यूशन है वो कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है हमने। टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है। टाइट्रेशन करते हुए आप ब्यूरेट को और पिपेट को कॉनिकल फ्लास्क से रिंस करते हो, राइट, ओ सॉरी, रिंस करते हो, पहले डिस्टिल वाटर से वॉश करते हो, फिर उनको रिंस करते हो रेलेवेंट सॉल्यूशन से। एक और बात भाई, ये 25 cm क्यूब सोल्यूशन जो आप ले रहे हैं ये किसके थ्रू लेंगे? ये यकीनन आप पिपेट के थ्रू लेंगे, ठीक है। पिपेट भी दो तरह की होती है, आज मैं आपको बता देता हूँ। पिपेट भी दो, वैसे तो 3 टाइप्स की पिपेट्स होती हैं अगर आपने पढ़ा हो। मोहर पिपेट होती है, सिरोलॉजिकल पिपेट होती है, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होती है। यानी एक होती है ग्रेजुएटेड पिपेट और एक होती है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज होती है, याद रखिएगा। ग्रेजुएटेड पिपेट के ऊपर जो है ग्रेजुएशन मार्क्स होते हैं, तो यू कैन मेजर एनी वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के ऊपर सिर्फ एक ग्रेजुएशन मार्क होता है, तो यू कैन determine or you can measure the fixed volume of any liquid, okay, or any solution. That's the difference. So we are going to use, for sure we are going to use volumetric pipette instead of graduated pipette, याद रखिएगा ये बात। Now the next is हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27.30। सो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 27.00। Subtract these two values, I'll get 26.70. And last is, after subtracting these two, I'll get 26.80. तो जाहिर सी बात है जो इसमें से बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स हैं वो आपके पास रन 2 और रन 3 हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो अगर आपको मीन टाइटर निकालना हो तो ये हो जाएगा 26.70 प्लस
26.80 divided by 2, so you will get 26.75 cm cube. Okay, now examiner wants us to calculate the concentration of dissolved oxygen in 25 cm cube of solution. Show your working. Okay, so guys, मुझे concentration given है सोडियम थायोसल्फेट की, और मुझे यहाँ से वॉल्यूम आ गया है सोडियम थायोसल्फेट का, तो मैं इन दोनों को यूज करके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा. सो हम कैलकुलेट करते हैं. 1000 cm cube of S2O3 2 minus concentration है 1 times 10 to the power minus 3, volume is 26.75 and divided by 1000. So हमारे पास आंसर आएगा 2.675 into 10 to the power minus 5 moles. That's my first step. Second step, इक्वेशन में आयोडीन और सोडियम थायोसल्फेट का 1:2 का रेशियो है. तो अगर आपने 2.675 into 10 to the power minus 5 मोल्स पढ़े हैं, तो मोल्स ऑफ आयोडीन आपके पास कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ आयोडीन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2. होल्ड ऑन, 1 exponent minus 3 into 26.75 ये हो गया, डिवाइड बाय 2, so I'll get 1.335 1.3375 into 10 to the power minus 5 moles. Okay, now in the next step आप नोट करें आयोडीन और MnO taken 3 has 1:2 का रेशियो. So अगर हमने 1.3375 into 10 to the power minus 5 पढ़ा है, तो मोल्स यहां से into 2, ये अगेन वापस सेम ही हो जाएंगे. 2.675 into 10 to the power minus 5 moles. Now look at this कि इन दोनों में रेशियो है 4:1 का. MnOH taken 3 versus oxygen 4:1. So अगर आपने 2.675 into 10 to the power minus 5 moles पढ़े, तो moles of oxygen कितने हो जाएंगे? 6.68 into 10 to the power 6875 है मेरे पास. 6875 into 10 to the power minus 6 मोल्स. ये जो भाई आपने मोल्स कैलकुलेट किए ऑक्सीजन के, ये ऑब्वियसली आपने 25 cm क्यूब में लिए थे, राइट? सो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, तो 25 cm क्यूब contains 6.687 into 10 to the power minus 6 moles. So concentration कैलकुलेट करने के लिए मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा. So concentration is going to be into 1000
divided by 25. Okay, so it's going to be 2.675 times 10 to the power minus 4 मोल पर डीएम क्यूब। सो हम आंसर यहां लिख देते हैं 2.675 into 10 to the power minus 4 mole per dm cube. All right. Okay. Suggest a suitable piece of apparatus for the transfer of 25 cm cube of solution containing aqueous iodine. So 25 cm cube of solution मैंने पहले ही कहा आपको पिपेट से मेजर करना होगा, और पिपेट भी कौन सी यूज करोगे आप? वॉल्यूमेट्रिक, नॉट ग्रेजुएटेड। ओके, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट भी लिख सकते हैं और जस्ट पिपेट भी लिख सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले ऑब्वियसली रिंस करना होगा। फिर वो कह रहे हैं वाटर सैंपल्स आर कलेक्टेड इन फुल सील्ड फ्लास्क। ये मैंने आपको कहा था, ये मैंने स्टार्ट में यहाँ कहा था, हैज टू बी इन सील्ड प्लास्टिक कंटेनर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड एवेपोरेशन, और ये भी एक रीजन दी थी, राइट? सही है। तो एक्सप्लेन व्हाई द सील्ड फ्लास्क मस्ट बी कंप्लीटली फुल। फुल क्यों है? फुल इसलिए है ताकि कोई भी एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन ना करे। दिस इज बिकॉज to prevent the reaction between manganese hydroxide and oxygen trapped in the air. All right. Because if trapped air is present, then it might dissolve. Obviously, अगर वो dissolve हो तो concentration different हो जाएगी, right? Next is the concentration of oxygen in water at different temperature is shown in table 1.2. The concentration value is missing for 25 degree Celsius. Okay जनाब, ठीक है, बात समझ में आती है। बिल्कुल सही नजर आ रहा है मुझे कि टेम्परेचर जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नोट करने की बात यह है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो रही है। Now the main question is why it is happening, what is the logic behind this whole scenario? So यहाँ होने वाली बात है, important note है, हम सब जानते हैं कि जब टेम्परेचर, माय गुडनेस, हम सब जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो गैस पार्टिकल्स की मॉलिक्यूलर मोशन भी इंक्रीज हो जाती है। जब मॉलिक्यूलर मोशन गैस पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी तो वो गैशियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे,
और जब गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर हो जाएगी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगी तो जाहिर सी बात है गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड में डिसॉल्व हुए हुए वो गैस फेज की वजह से एस्केप कर देंगे. So gas particles dissolved in liquid will escape from the liquid. और जब वो लिक्विड से निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में कम डिसॉल्व होंगे. सो गैस पार्टिकल्स are less likely to dissolve all right. मैं इसको एंट्रोपी से भी लिंक कर सकता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन है, एस्पेक्ट है इस ट्रेंड का, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव. Plot a graph of the concentration of oxygen against temperature on the grid. Use across X to plot each data point. Draw a smooth curve of best fit. Okay. Smooth curve of best fit. Okay. Smooth curve of best fit. फोर पॉइंट फाइव एट, जीरो पे 4.58, 4.5 and 5 minus 4.5 divided by 10.05, 0.05, 0.05 plus 4, 4.5 plus 4.5, 4.55 plus 0.05, 4.6, 4.65, 4.7, 4.705, 4.8. This is 4.8. Let me check. 4.58. Okay. Somewhere around यहाँ आ जाएगी. दोबारा से कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा. 4.58 कह रहे हैं ना? 4.58. एक मिनट. 4.58. So ये हो जाएगा 5 minus 4.5 is going to be this divided by 10 is going to be this. तो 4.5 plus answer ये हो जाएगा 4.55. ये 4.55 plus 0.05 is going to be 4.6. तो बेसिकली ये यहाँ पर बनेगा. ठीक है. देन फिर हमारे पास है 3.97.
3.97 समवेयर अराउंड यहाँ आ जाएगा। देन फिर हमारे पास है 3.20, somewhere here. Oh my goodness. देन फिर हमारे पास है 3.13, then this one, then this one, then this one 30 के ऊपर 2.33 है, सही है। देन फिर हमारे पास है 2.15, दिस वन, और 40 पे तकरीबन ये है, ठीक है। ओके, स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाना है हमने। यार ये पॉइंट आई थिंक सो यहाँ होना, उप्स, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए। ठीक है जनाब, ये कर्व, स्मूथ कर्व बनाया मैंने। आप लोग अपने एंड से भी देख लीजिएगा, ग्राफ जरूर प्लॉट कीजिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट वो कह रहे हैं यूज द ग्राफ टू डिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट 25। सो भाई 25 डिग्री सेल्सियस तो ये है हमारे पास, तो इस 25 डिग्री सेल्सियस पे ये कॉन्सेंट्रेशन आ रही है हमारे पास, राइट। सो ये कॉन्सेंट्रेशन तकरीबन बनती है 2.55 इंटू 10⁻⁻⁴। और -4 कहाँ से आ रहा है? -4 एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। सो हम यहाँ लिख देते हैं 2.55 एक्सपोनेंट -4, और 25 के ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली थी 2.55 इंटू 10⁻⁻⁴, ये भी फिल कर दिया हमने। नाउ द नेक्स्ट इज सर्किल द मोस्ट एनॉमलस पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो जाहिर सी बात है ये सबसे ज्यादा एनॉमलस है, तो इसको सर्किल कर देते हैं। अब इसको अगर हम सर्किल कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, सही है। बल्कि इसको थोड़ा तमीज से ही बना देते हैं, लाइक दिस, ठीक। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि suggest an explanation for this anomaly, assume that there was no error in measuring oxygen concentration, ठीक है। जाहिर सी बात है ये आपका आया है, होना इसको यहाँ पर चाहिए था। तो अगर ये यहाँ पर होता तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर जो है वो हायर देन एक्सपेक्टेड है, सही है। टेम्परेचर शुड बी हेयर इंस्टेड ऑफ हेयर, इसका मतलब लोअर देन एक्सपेक्टेड आया ये, ठीक है। तो अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड है तो रीजन क्या होगी? लोअर देन एक्सपेक्टेड इसलिए है
क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, और एक्चुअल टेम्परेचर एक्चुअली ज्यादा ही होगा as compared to the given temperature in this table. Okay, so हम लिखेंगे the temperature of the solution is larger than recorded temperature in the table, because as temperature increases, solubility decreases. Okay, so that is a question number one. All right, guys, let's start question number two of October November 2023, variance 51. Benzene diazonium chloride C6H5N2Cl. The structure of this must be like this. अगर आपको याद हो, ये हमने थ्योरी की क्लास में भी डिस्कस किया था. N triple bond N plus and this is Cl minus. हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, N2 plus and then Cl minus. Decomposes in water as shown in the following equation. Okay, ये एक्वस मीडियम के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये लिक्विड है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो HCl बनता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई है और हमें फिनोल मिलता है. C6H5OH इज बेसिकली फिनोल. अगर आपको याद हो, हमने इसको वैसे तो डिकम्पोजिशन का नाम दे रहे हैं इन वाटर, लेकिन हमने इसको हाइड्रोलिसिस का भी नाम दिया था. ऑलराइट, सो हम हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव हाइड्रोलिसिस is much better. A solution of 0.075 mole per dm cube of benzene diazonium chloride decomposes at a constant temperature of 50 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना है, यानी 50 डिग्री सेल्सियस को थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिकली थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ लोगे. थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ, सो दैट टेम्परेचर जो है वो इस 50 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहे. ओके, और जो प्रीवियस पास पेपर्स थे, पेपर 5 के जून नवंबर एंड मार्च सीरीज में, मैंने उसमें डायग्राम बना के भी दिखाया है कि थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल वाटर बाथ को कैसे मैनेज किया जाता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड इज रिकॉर्डेड एवरी 5 मिनट्स फॉर 45 मिनट्स. ओके, एक और चीज, जो नाइट्रोजन गैस का कलेक्शन है वो ऑब्वियसली आपको गैस सिरिंज के अंदर मिलेगा, and since nitrogen gas is insoluble in water, so you can collect it over water as well.
in a gas jar. Since it is insoluble in water, so you can collect it in gas jar. Okay. Now the question is, draw a table diagram to show how the apparatus could be set up to carry out this experiment. Okay, तो यकीनन मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास बेंजीन डाइजोनियमाइन फिल किया हुआ है हमने। एंड लेट्स सपोज ये फिल किया हुआ हमने, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच इज अ लिक्विड। और याद रखिएगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ साथ हमने इस रिएक्शन वैसे में वाटर भी लिया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में हो रही है। ऑलराइट, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीवरी ट्यूब यूज करेंगे और उस डिलीवरी ट्यूब को कॉर्क लगाकर बंद करेंगे ताकि गैस जो है वो स्केप ना हो। ठीक है, ये हमने इसको सील कर दिया यहाँ से कॉर्क लगा के, सो टू प्रिवेंट द escaping of nitrogen gas from the reaction vessel। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिलीवरी ट्यूब को गैस सिरिंज के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये आपकी ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज है। ओके, और मान लीजिए कि आपके पास ये प्लंजर है, ठीक है। एंड प्लंजर जो है वो बेसिकली मूविंग पार्ट होता है जिसको आप पिस्टन भी कहते हैं। सो ये आपकी ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज हो गई, बिकॉज इस पे ग्रेजुएशन मार्क होंगे। एंड ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है वो कलेक्ट होगा। ये आपकी डिलीवरी ट्यूब है, ये आपका कॉर्क है, रबर बंग भी कहते हैं आप इसको। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैं इस पूरे के पूरे रिएक्शन वेसल को प्लेस करूंगा थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ में, और इस वाटर बाथ में भी ऑब्वियसली लिक्विड होगा, वाटर होगा। एंड ऑब्वियसली इसको मैं कंट्रोल करूंगा एक इग्निशन वायर के थ्रू।
तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। Oops, that's extremely bad. ठीक है, so this is going to be thermostatically controlled water bath, जिसमें मुझे तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पार्ट है, लेकिन एक चीज और मुझे यहाँ पर आपको बताना जरूरी है, और ये शायद आपने सुना भी हो, पढ़ा भी, और मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अब जाहिर सी बात है, टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो क्योंकि आप टाइम रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, तो यकीनन आप स्टॉप वॉच के थ्रू मेजर कर रहे होंगे, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। और क्योंकि यू आर मेजरिंग टाइम, which is why it's going to be the dependent variable. Because what we measure is basically a dependent variable, so we are measuring time every 5 minutes for 45 minutes, which is why it's going to be the dependent variable. Okay, that's part A. We have done all the labeling. Next, using this method, a student obtains the graph shown in figure 2.1. ठीक है, ये एग्जामिनर ने हमें स्केच दे दिया है, और अब एग्जामिनर हमसे डिमांड कर रहे हैं पार्ट 1 में ऑन फिगर 2.1, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट टू t इक्वल्स टू 0 मिनट्स। ओके, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है t इक्वल्स टू 0 मिनट्स, यानी मुझे इस 0 मिनट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, और मैंने आपको कहा था कि टेंजेंट हमेशा इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के साथ साथ। ठीक है, सो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, आई थिंक इज द बेस्ट वन। या ठीक है, ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम बेसिकली, वो कह रहे हैं हमसे कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन सेंटीमीटर क्यूब मिनट इनवर्स। तो जाहिर सी बात है, मुझे ग्रेडियंट डिटरमिन करना होगा, और ग्रेडियंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, आई थिंक y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखें, यहां से आपके पास है 0, एंड आई बिलीव ये वैल्यू, ये बेसिकली आ रहा है 5.5, ये 6 पे आ रहा है, 6.0 पे, राइट? इफ यू कैन सी दैट, ये 5.5, ये 6, और ये एग्जैक्टली 6 के ऊपर आ रहा है मेरे पास टेंशन। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसको कि ये हमारे पास 6 पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 6 पे। ठीक है, यानी 6 मिनट्स पे आ रहा है, और 0 पे ले रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 0, 6, और आप नोट करें y एक्सेस के ऊपर हम किस तरह से मेंशन करेंगे? हम मेंशन करेंगे यहां से 0, 30। ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स जो कि हमें यहाँ से मिल गए। हम क्या करने लगे, हम वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 0 divided by 6 minus 0, so it's going to be 30 by 6, so it must be, gradient is going to be 6 by 30, 5.00। जाहिर सी बात है, y एक्सेस पे आपके पास cm क्यूब था,
तो ये cm क्यूब है और x एक्सिस पे मिनट्स हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब मिनट इनवर्स। हम यहाँ लिख देते हैं, माय गुडनेस, ये हो जाएगा 5.0 centimeter cube minute inverse. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next page and let's see what we have in this question. Explain why the initial rate of reaction is calculated at 0 point. Initial rate हमेशा ज़्यादा होता है. Initial rate is always higher. Higher value of rate of reaction. और हम जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन ड्रॉप होता है क्योंकि ग्रेडियंट कम होना शुरू हो जाता है, राइट? The examiner is asking, rather than dividing the total volume of gas produced by the time taken to produce it, okay, so वो कह रहे हैं t equals to 0 पे क्यों टेंजेंट ड्रॉ करके रेट मालूम किया आप? जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस था ओवर द कोर्स ऑफ होल एक्सपेरिमेंट, आप उसको लेकर टाइम से डिवाइड करके रेट निकाल सकते थे, आपने नहीं किया ऐसा। आपने क्यों नहीं किया ऐसा? हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट रेट जो है वो हमेशा टाइम टू टाइम डिफरेंट होता है। लाइक यहाँ पर डिफरेंट है, तो अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ से डिफरेंट टाइम आएगा, यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ से डिफरेंट टाइम आएगा, यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ से डिफरेंट टाइम आएगा। तो आप नोट करें हर पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो रहा है, सही है? तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हर टाइम के ऊपर डिफरेंट होगा। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस को यूज करूंगा और टाइम्स डिवाइड करूंगा तो मुझे एवरेज रेट मिलेगा इंस्टेड ऑफ द इनिशियल रेट। तो मैं ये कह सकता हूं कि throughout the experiment rate is not going to be consistent. Rate is not going to be consistent बल्कि कंसिस्टेंट की वजह कांस्टेंट की टर्म ज्यादा बेहतर है। So rate is not going to be constant throughout the experiment. It's decreasing over the course of the experiment. So dividing total volume of gas by time taken gives us average rate instead of initial rate. जो कि बेसिकली मैं कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है ना? ओके, next is describe how the curve in figure 2.1 would be different if at all if the atmospheric pressure increases all other conditions are same. अगर कंडीशन सेम कह रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम होगा, ठीक है, और जो गैस का फिक्स अमाउंट है वो भी फिक्स्ड होगा। सो
इधर दो चीजें फिक्स हो सकती हैं। ओके, फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड टेम्परेचर। तो अब नोट करें, हमने बॉयल्स लॉ आपको एएस केमिस्ट्री में पढ़ाया था, और हमें ये कहा था कि फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, वेट, बॉयल्स लॉ स्टेट्स pressure and volume are inversely proportional to each other. Okay, so for a fixed mass, okay, और इसको स्पेसिफिक कर लेते हैं। So if pressure increases, volume decreases throughout the experiment. Okay, अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स नॉट गोना बी द करेक्ट स्टेटमेंट। इनफैक्ट इट्स अ वेग स्टेटमेंट, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन से उस वक्त इंक्रीज होता है जब रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में। सिंस ये भी एक्वस था, ये लिक्विड था, तो यहाँ पर प्रेशर को तो इफेक्ट ही नहीं होगा, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ये लिखना ही मुनासिब नहीं होगा, ये लिखना ही इनकरेक्ट होगा। ओके, सो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो जो इनिशियल वॉल्यूम है यकीनन इससे कम होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो हम ये भी लिख देते हैं साथ में कि रेट कैन नॉट इंक्रीजेस because reactants are not in gaseous state. Okay, next, figure 2.1, draw a second curve to show the graph produce the same volume of 0.035 mole per dm cube benzene diazonium chloride decomposes at a constant temperature of 50, all other conditions stays the same। मतलब वो यही बात कर रहे हैं, जब प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वो कह रहे हैं अगर कंसंट्रेशन मैंने ये ले लिए तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा। जाहिर सी बात है, आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 0.0750, और अब जो आप कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं वो है 0.0375। इट्स बेसिकली द हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, राइट? हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, रिएक्टिंग पार्टिकल्स कम होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। लोअर रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। इसका मतलब
अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये है, इसका इसका कर्व स्टीपर है, तो जो सेकंड एक्सपेरिमेंट होगा उसका कर्व स्टीपर नहीं होगा, उसका लेस स्टीपर कर्व होगा। इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिख देते हैं लेस स्टीपर कर्व। तो एक, तो हमारे पास लेस स्टीपर कर्व की इंफॉर्मेशन आ गई। उप्स, माय बैड। ठीक है, अब मैं इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। लेस स्टीपर कर्व होगा, कंसंट्रेशन हाफ है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इज गोना बी हाफ। ठीक है, तो आप नोट करें इसका वॉल्यूम कितना है। दैट इज बेसिकली 55 cm क्यूब, राइट। तो 55 cm क्यूब का हाफ कर लेते हैं, बिकॉज कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी हाफ, तो ये हो जाएगा 55 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 27.5 cm क्यूब। 27.5 cm क्यूब, 2025, ओके। 10 डिवाइडेड बाय 20.5, ये हो जाएगा 20.5। ये हो जाएगा आपका 21। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा, इट्स वेरी हार्ड टू रीड, दिस इज गोइंग टू बी 21, this is going to be 22, 23, 24, 25, 26, 27, and I believe ये हो जाएगा आपके पास 27.5. Okay, so that is going to be the case. So basically यहां बनेगा स्केच, यहां सही, और इसका एग्जैक्टली इस स्केच का एग्जैक्टली हाफ लेना है। सो लेस स्टीपर होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए। oops, okay, सही है, कुछ इस तरह से बने। so am I right? Yeah, ठीक है। होगा, mine looks much better, एग्जैक्टली इसका हाफ हो गया। ठीक है, सो हमने ये अटेम्प्ट किया है पार्ट 4, एंड कौन सा पार्ट है, बी पार्ट 4 है ये, तो हम यहाँ लेबल कर देते हैं बी पार्ट 4। आप खुद भी बना के देखिएगा, ठीक है। और ये आपका आई बिलीव ग्रेडियंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है गाइस। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन।
Now the next part is another student investigate the effect of changing the concentration of benzene diazonium chloride at 50 degrees Celsius. He measures the time taken to collect 0.015 dm cube of nitrogen and calculate the rate of nitrogen production by dividing point. अच्छा, rate of nitrogen production है मेरे पास. और वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि 0.0150 को आप डिवाइड कर दीजिए टाइम टेकन से, और टाइम टेकन ये है आपके पास. सो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली 0.0150 को डिवाइड कर देता हूँ 21 से. सो लेट मी check what's coming. 0.015 divided by 21, it's going to be 7.142 into 10 to the power minus 4. Okay, so मुझे एक्चुअली कहा जा रहा है कि complete the table to calculate the values of the rate of nitrogen production, give your answer to 3 significant figures. So 3 significant में आंसर देना है मुझे, इस बात का ख्याल रखा जाएगा. तो मैं इसको 3 significant में आंसर देना चाहता हूँ. तो मैं आंसर कुछ इस तरह से लिखूंगा 7.14 into 10 to the power minus 4. ठीक है, उसके बाद आपके पास है 0.015 डिवाइडेड बाय 33. सो हम मेरे पास है 4.545 into 10 to the power minus 4. तो मैं यहाँ पर 3 की फॉर्म में लिखूंगा 4.55 into 10 to the power minus 4, राइट. फिर है मेरे पास 0.015 divided by 48. It's going to be 3.125 into 10 to the power minus 4. 3 significant में आंसर देना है तो ये हो जाएगा 3.13 into 10 to the power minus 4. Then 0.015 divided by 64 is going to be 2.343 into 10 to the power minus 4. तो 3 significant के अंदर आंसर देना है तो ये हो जाएगा 2.34 into 10 to the power minus 4. Okay. फिर आपके पास 0.015 divided by 122, so it's going to be 1.229 into 10 to the power minus 4. तो ये हो जाएगा 1.23 into 10 to the power minus 4. I hope it makes sense to you. अच्छा, यहाँ से नोट करें, as concentration decreases, number of reacting particles decreases. When number of reacting particles decreases, collision frequency decreases. If collision frequency decreases, obviously rate of reaction decreases. जब rate of reaction decrease होता है तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगता है. आप नोट करें ज्यादा टाइम हो रहा है, यानी जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था, टाइम कम लग रहा था रिएक्शन को कंप्लीट होने में. जब कंसंट्रेशन कम हो गई तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, रेट स्लो हो गया. तो इस केस में रेट स्लो है, इस केस के अंदर रेट फास्टर. ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट इज द रेट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड ओबेज द फॉलोइंग रेट इक्वेशन. अच्छा जी, पहली तो बात ये कि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है. जब कोई पावर नहीं होती तो हम 1 लेते हैं, यही हमने कहा था. इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर है. अच्छा, उसने खुद से कह भी दिया है आपसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो वो पूछना क्या चाह रहे हैं फिर हमसे, एक्सप्लेन हाउ द डेटा इन टेबल 2.1 सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट ऑर्डर है. अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज और बता दूं आपको, फर्स्ट ऑर्डर अगर होता है तो इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे. जाहिर सी बात है, ये है आपके पास रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. आप जानते हैं कि ये रेट कांस्टेंट है, तो मैं अगर रेट कांस्टेंट को रिमूव करूंगा तो साइन ऑफ इक्वलिटी रिमूव होगा. साइन ऑफ इक्वलिटी रिमूव होगा तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा. जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा तो ये हो जाएगा C6H5N2Cl. दैट इंडिकेट्स के रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियमाइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो मैं कुछ इस तरह से प्लॉट करके दूंगा आपको, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन.
इस तरह से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं टेबल 2.1 से कंक्लूजन निकाल के दिखाओ। ओके, तो हम टेबल 2.1 से कंक्लूजन हमारे सामने, हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ जाएंगे, और जो मुझे इस वक्त सबसे सिंपल नजर आ रहा है वो ये है कि आप नोट करें यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर इनिशियल रेट भी ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहा है। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, इनिशियल रेट भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, विच मीन्स ऑर्डर इज फर्स्ट। ऑलराइट, होल्ड ऑन लेट मी लेट, ये मेरी कंक्लूजन है 1.22 मल्टीप्लाई बाय 2, 2.45, ऑलमोस्ट डबल, यस ऑलमोस्ट, ज्यादा फर्क नहीं है पर बहुत क्लोज वैल्यू है। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ऑर्डर कंसीडर कर लेंगे एग्जाम में। तो मैं ये कह देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ जनाब, concentration is increased from 0.1 molar, molar means mole per dmq, to 0.2 molar, that is doubles. So rate increases from 1.23 into 10 to the power minus 4 to 2.34 into 10 to the power 4, that is also doubles. सही है। नेक्स्ट, स्टेट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस इन्वेस्टिगेशन। दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका डिपेंडेंट और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने प्रीवियस पेपर 5 में भी आपको बताया है, मैं आज फिर बता रहा हूँ आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आई थिंक स्टार्ट में भी बताया आपको। हाँ ये देख, ये रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, टाइम, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है व्हाट वी मेजर, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, व्हाट वी चेंज। तो मैं यहाँ चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और मैं मेजर क्या कर रहा हूँ, स्टॉप वॉच के थ्रू मैं मेजर कर रहा हूँ टाइम। टाइम इज गोइंग टू बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। Okay. Now the next is the student wants to perform a similar experiment using zero point 0.2 mole per dmq benzene diazonium chloride. Describe how the student should make a standard solution of 100 cm cube of zero point 0.2 mole per dmq benzene diazonium chloride starting from a solution of 0.5 mole per dmq बेंजीन, यानी एक मोर कॉन्सेंट्रेटेड से एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाना है मैंने, तो इट्स कॉल्ड सीरियल डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का फैक्टर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डाइल्यूशन का फैक्टर बहुत कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू एट ऑल। डाइल्यूशन का फैक्टर में सबसे पहले तो हम ये देख, अच्छा तो आगे भी देखते हैं, गिव द नेम एंड साइज ऑफ एनी की apparatus which should be used and describe how the student should ensure the volume is exactly 100 cm cube। अच्छा, मुझे जाहिर सी बात है वॉल्यूम 100 cm cube एग्जैक्टली चाहिए, एंड फॉर दैट आई विल यूज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है।
ओके, तो हमारे पास कैलकुलेशन का सबसे पहले स्टेप कर लेते हैं। कैलकुलेशन में हमारे पास है जनाब, हमारे पास 1000 cm³ में हमारे पास 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है। ये हमारे पास 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है। ओके, सो हम यहाँ कह देते हैं कि 1000 cm³ of benzene diazonium chloride contain 0.5 मोल। ठीक है, सो अगर मुझे कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर डीएम क्यूब बनाने के लिए कह रहे हैं, सो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी हाउ मच? सो वॉल्यूम इज, ये 0.2 मल्टीप्लाई होगा 1000 से और ये डिवाइड हो जाएगा 0.5 से, सो इट्स गोइंग टू बी 40 cm³। आई थिंक कि मुझे ये कैलकुलेशन यहाँ लिख लेनी चाहिए बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस। कुछ यहाँ कर लेते हैं अगर आपको क्लिक हो जाए बात। अबाउट दिस, ठीक है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो यहाँ फिर बेहतर है, सही, यहाँ कर लीजिए। अब जाहिर सी बात है मुझे 40 cm³ वॉल्यूम मेजर करना है, एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज ब्योरेट। सो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? मेजर 40.0 cm³ ऑफ 0.5, बल्कि 0.5 नहीं 0.2 मोल पर डीएम क्यूब का बनाना है ना। तो 40 cm³ ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड थ्यूरुब्यूरेट, ठीक है। हम मेजिंग सिलेंडर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ब्यूरिट की एक्यूरेसी मेजिंग सिलेंडर से ज्यादा होती है। ब्यूरिट में जो 1 ड्रॉप होता है वो 0.05 cm³ होता है, और इतनी एक्यूरेसी जो है वो मेजिंग सिलेंडर में नहीं होती, इसलिए विल गो फॉर द ब्यूरिट इंस्टेड ऑफ मेजिंग सिलेंडर इन ऑर्डर टू मेजर 40 cm³ वॉल्यूम ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस सोल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे 100 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ट्रांसफर दिस सोल्यूशन into 100 cm³ of volumetric flask। ऑलराइट, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? टॉप ऑफ द solution with distilled water, top of the solution with distilled water up to the mark, drop wise, then shake the flask, okay, shake the flask नहीं, stopper the flask, and shake it thoroughly to mix well। and shake it thoroughly to mix well। ठीक है, तो हमने ये भी कवर कर दिया है कौन कौन से की एप्रेटिसेस यूज होंगे, एंड डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड इंश्योर द वॉल्यूम इज एग्जैक्टली 100 cm³। तो हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, ठीक है।
Okay, the next is explain why in part 4 must be carried out at temperature below 5 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेंजीन डाइजोनियमाइन जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर आप टेम्परेचर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो डिकम्पोज होगा। अच्छा, अगर ये डिकम्पोज होगा तो फिर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेक्टेड है वो उससे कम हो जाएगी वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ benzene diazonium chloride because it is temperature sensitive। और मैंने थ्योरी में ये बताया कि ये क्यों टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। आई होप यू रिमेम्बर दैट। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ 0.200 मोलर सॉल्यूशन। सो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लोअर हो जाएगी। Concentration of the solution would be lower। लोअर देन एक्सपेक्टेड, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम हो। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग मैं बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होता है। तो अगर आपको याद होगा, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम आयन है, ऑलराइट। और मैंने कहा था कि अगर आप इसको हीट कर दें अब 5 डिग्री सेल्सियस तो जाहिर सी बात है ये डाइजोनियम आयन रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, और इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ एक स्टेप नहीं होता, ये इसमें मजीद रिएजेंट्स भी होते हैं, तो वो वाटर से रिएक्शन होता है, फिर वाटर इन्वॉल्व होता है। लेकिन बेसिक रीजन ये थी कि डाइजोनियम आयन जो है वो टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करने से डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। Next, benzene diazonium chloride is used in the manufacture of synthetic dyes. A student prepares a sample of this dye using the reaction scheme below in figure 2.1। अच्छा, पहली तो बात ये कि बेंजीन डाइजोनियमाइन अगर सॉरी फिनाइल अमाइन अगर बेंजीन डाइजोनियमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, then this step is called diazotization। So diazotization reaction is step 1। ओके, और जरूरी नहीं है कि ये NaNO2 और HCl यूज करें, इसकी जगह पे आप HNO2 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये HNO2 इन दोनों के रिएक्शन की वजह से ही बनता है। अच्छा, अब ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया एजोडाई में, देन दिस स्टेप 2 इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ओके, एंड दिस कपलिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया, अच्छा फिनोल नहीं है, फिनाइल अमाइन से करवा रहे हैं, सो हमें फिनोल की जरूरत NaOH की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। इन स्टेप 1 phenylamine is converted into this, ये हो गया phenylamine is reacted with more this
to produce a solid dye. ये solid dye है, ठीक है, which is then filtered. The student final yield was 52%, यानी 100% नहीं थी, not 100%, not 100% or not higher value. तो हायर वैल्यू होनी चाहिए थी, हायर से कम आई. Why? They had not spilled any reagent or product. Suggest two reason why the student yield was lower than 100%. अच्छा, उन्होंने ये बता दिया आपको कि आप इसमें से कोई भी रीजन ना स्पिलिंग की बात करेंगे और रिएजेंट की या प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे. ओके, सो पहली तो बात ये कि जाहिर सी बात है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो ये डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज होकर जैसे मैंने अभी प्रीवियस में बताया था नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाए. ठीक है, सो आप लिख सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम आयन is temperature sensitive so it might decomposed. और जाहिर सी बात है मैं एक्चुअली कर रहा हूँ फिल्टर, तो हो सकता है कुछ ना कुछ डाई जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ट्रैप कर गई हो, फिल्ट्रेट की फॉर्म में नहीं आई हो. ठीक है ना, तो सम ऑफ द डाई is trapped or still left on the filter paper. ये भी तो एक ऑल्टरनेट रीजन हो सकती है कि जाहिर सी बात है रिएक्शन हो रहा है और जाहिर सी बात है ड्यूरिंग द रिएक्शन वाटर फॉर्म हो रहा होता है इसमें, तो हो सकता है ये बेंजीन डाइजोनियम आयन जो है वो डिसॉल्व हो जाए और some benzene diazonium ion dissolves in water. Last part, explain why the solid dye should be dried before assessing the melting point. In order to determine the accurate melting point or sharp melting point, जो डाई में मॉइस्चर है उसको रिमूव होना चाहिए. तो हम यहाँ लिख सकते हैं to get the accurate melting point of the dye, moisture must be removed. If not, and moisture is still intact with the dye, then melting point would have a broad range, that is not sharp or accurate. This lowers the value of melting point. This lowers the value
ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। कुछ स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन ये होता है कि क्योंकि वाटर है तो उसको रिमूव करने के लिए we need to increase the temperature and that increases the melting point, which is absolutely incorrect. All right, whenever impurities are there, whenever water is there, melting point जो substances होते हैं उनका melting point जो है वो over a range of temperature फिर melt होना शुरू हो जाता है, accurate नहीं रहता. I hope it makes sense to you. Thank you very much, guys.